गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। परसों मैंने आपको ज्योग्राफी की लिटिल ओरिजिन का बताया था, जिसमें बच्चों इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि जो हमारी धरती है उस धरती को इसकी आकृति के बारे में बहुत ज़्यादा अपवाद थे और उन अपवादों में सबसे पहला अपवाद हुआ कि इसकी उत्पत्ति हुई किस प्रकार से है। तो इसके बारे में बहुत सारे मेथड्स हैं, कोई कैसे इसकी कैलकुलेशन करता है, पर जो आधुनिक काल की जो कैलकुलेशन है उसकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो वेव्स हैं उनके डिपोजिशन और उनके रेडिएशन के आधार पर इसको हमने अंकित किया है। और इसी प्रकार से बच्चों जो बेबीलोन और हिब्रूज जो लोग थे उन लोगों ने सबसे पहले पृथ्वी को समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ माना था और चपटा माना था, स्क्वायर, ठीक है। फिर ग्रीक दार्शनिकों ने बोला कि पृथ्वी को पानी पर तैरता हुआ एक गोला माना। फिर थेल्स ने पृथ्वी को मतलब बहुत बड़ा जो ये विद्वान हुआ है थेल्स, इन्होंने सबसे पहला विद्वान था जिससे 640 ही याद करने का बच्चों, थेल्स, हाँ, THALES, 640 ईस्वी पूर्व उन्होंने पृथ्वी को गोला माना था। फिर इसके बाद जो एनेक्सिमाइंडर जो हुए थे उन्होंने इसको इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पृथ्वी बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल इन शेप है। फिर एरिस्टोटल जो अरस्तु जिसको हम बोलते हैं 384 से 322 ईस्वी, क्योंकि जीसस से पहले सब घटते क्रम में साल थे, तो पहले हम बोलेंगे 384, फिर बोलेंगे 384 322 तक गोल होने के कई प्रमाण दिए। फिर भारत के खगोल वैज्ञानिक जो हुए आर्यभट्ट, बारामीर, भास्कर, इन्होंने पृथ्वी को गोल माना। टॉलमी ने भी इसको काफ़ी हद तक गोल माना और विश्व का मानचित्र बनाने की कोशिश की। हालांकि मानचित्र थोड़ा सही नहीं था, पर उन्होंने क्या कहा, सूर्य और चंद्रमा तथा सितारे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही था। फिर पाइथागोरस ने अपनी थ्योरम दी थी, पाइथागोरस थियरी, उनमें पाइथागोरस ने अपने कैलकुलेशन के आधार पर बताया कि पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है बल्कि अपनी कीली पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी अपनी एक्सिस पर एक पूरा राउंड, ये 24 घंटे, जिसमें हमने क्या बोला उस 24 घंटे को, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात, तो एक दिन हमारा बना है इस तरह। इसी तरह से बच्चों एरिस्टॉटल कर्स जो था उसने भी सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करी और कहा कि जब सूर्य अस्त होता है तब भी सूर्य जो है गोलाकार उसका डूबता हुआ महसूस होता है, मतलब बड़े आकार से छोटा छोटा घटता हुआ दिखता है। ऐसे सूर्योदय के समय भी सूर्य थोड़ा पहले हल्का सा दिखता है, फिर धीरे धीरे करके वो पूरा पूर्ण गोल दिखता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि पृथ्वी ये बताता है कि गोल है। पर बच्चों ज्योग्राफी में भी अंधकार युग हुआ है और ऐसे ही चर्चों की जो राजनीति, ईसा के चर्चों ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना कि पृथ्वी गोल है और इस प्रकार की खोजों को इन्होंने दबाने का काम किया। और बच्चों इसमें सबसे पहले बहुत सारे ज्योग्राफर्स हुए जिनके विचार कट्टरपंथियों से, यानी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फॉलो करते थे जीसस क्राइस्ट को, उन्होंने कहा था रोम का चर्च सेंटर में, बाकी पृथ्वी चारों तरफ से चपटी है इसके, और या रोम जो है वो ईश्वर का बाग है और चारों तरफ उसके पृथ्वी है। इस प्रकार की फालतू अनेक बातें हुई। ऐसे गैलीलियो और कोपरनिकस ने जो धार्मिक कट्टरपंथी थे उनसे छुप करके अपने गुप्त रूप से उन्होंने सारे अपने वैज्ञानिक कैलकुलेशंस रिसर्चेस करी। और लास्ट में बच्चों 1490 के अंदर कोलंबस जो स्पेन का था उसने पूरी अपनी समुद्री योजना बनाई, अटलांटिक महासागर पार किया और जब दूसरी जगह पहुंचा तो चपटी होने पे तो ढाल एकदम पृथ्वी चपटे हम अत्यंत ढालू किनारे पहुंचने से वो नष्ट हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और जब वो पहुंचा तो उसने उसको अमेरिका माना, जबकि वो भारत की यात्रा पर निकला था। तो इस प्रकार से बहुत सारे ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। इसके बाद में जो है मैगलन जो है उसने परिसंचरण पर बहुत काम किया, पृथ्वी के गोलाकार होने में कोई संदेह नहीं है, उसने वो ये बात कही। फिर सर आइजैक न्यूटन हैं, उन्होंने 1643 से लेकर 1727 तक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक निश्चित कोणीय दूरी के साथ घूर्णन करती है। निश्चित कोणीय दूरी बच्चों ये ध्यान रखना है, एक स्पेसिफिक एंगुलर डिस्टेंस से जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको हम पृथ्वी का एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये बहुत अभी वर्तमान के सबसे बड़ा फिजिक्स का सिद्धांत है, पृथ्वी के या आकाशीय पिंडों के परस्पर घूर्णन का या दूरी बनाए रखने का। इसी प्रकार से बच्चों इस प्रकार से जो है पृथ्वी के अंदर
सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का बल सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बतलाया, और विपरीत जब सारी शक्तियाँ केंद्र की तरफ आकर्षित करती हैं उसको उन्होंने अपकेंद्रीय बल कहा। जब कोई शक्ति जो कोई आकाशीय पिंड या कोई चीज़ पृथ्वी की शक्ति से बाहर जाता है तो उसको अपकेंद्रीय बल कहा। अपकेंद्रीय बल, अभिसारी बल, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स पता जो अंदर की तरफ आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर केंद्र की तरफ आ रहा है, और अभिसारी जो केंद्र से बाहर की तरफ जा रहा है। और इन दोनों के बीच जो संतुलन है, इसी संतुलन के कारण हमारी धरती के ऊपर जो हमारे महासागरों का पानी है वो जब चंद्रमा सूर्य पास होते हैं उछल कर बाहर नहीं जाता, पृथ्वी में ही रहता, पृथ्वी के सतह पर रहता पानी। तो ये सारे सिद्धांत धीरे धीरे करके हुए, और पृथ्वी को फिर धीरे धीरे करके कहा कि ना तो ये चपटी है, ये पूरी गोल है, स्फीयरॉइड है शेप में। परंतु बाद में इसके आकार को सर जेम्स जीन्स ने नाशपाती के आकार का बतलाया, जबकि वो एक्चुअल भी वैसी भी नहीं है। और लास्ट में बच्चों अभी जर्मन के जो भौतिकीविद थे लिंगिस्टिंग, उन्होंने भूतल के आकार को जियोइड बताया, GEOID, जियोइड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, पृथ्वी का जो उच्चतम भाग है हिमालय पर्वत 8 किलोमीटर तथा सबसे गहरा भाग जो है 10 से 11 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच लगभग 18 से 19 किलोमीटर का अंतर है। अतः इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लिंगिस्टिंग के अनुसार जियोइड ही पृथ्वी का सही प्रतिनिधित्व करता है, यानी चपटा भाग ऊंचा उठा हुआ और गहरे भाग के अंदर जो 18 से 19 किलोमीटर का जो वेरिएशन है वो ध्रुवों के ऊपर देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी की शुद्ध आकृति सागरों और महासागरों द्वारा निर्मित तल के द्वारा दर्शाई जाती है। अतः समुद्र पर जॉर्ज भाटे द्वारा कोई भंग नहीं होता, कोई चीज़ टूटती नहीं है, और काल्पनिक तौर पर महाद्वीपों को पार करके विश्व महासागर का भाग बन जाना चाहिए। ये किसने बोला? इसने बोला, लिंगिस्टिंग ने बोला। ज्वार भाटे का जो है ये बराबर तल, मतलब ज्वार भाटे का तल मतलब पानी की लहरें ऊपर उठती हैं, फिर वापस एक निश्चित ऊंचाई पर उठने के बाद एक निश्चित गहराई पर गिरती हैं। तो इस आधार पर उन्होंने, लिंगिस्टिंग ने कहा कि पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइडिक है। तो बच्चों इस प्रकार से पृथ्वी के आकार के बारे में भी हल्का सा मैंने आपको नॉलेज दिया है, इसको आप थोड़ा सा समझ लें। पृथ्वी पर बच्चों जो हम यदि पृथ्वी के आकार की बात करें तो ये अलग अलग जो पाइथागोरस और अरस्तु, एरिस्टोटल ने और इसने सबने जो बोला है, एरिस्थनीज, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना बच्चों, एरिस्थनीज, एराटोस्थनीज, ओके, ERASTOSTHENES, ये कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र के। इन्होंने ईसा से लगभग 200 ईस्वी पूर्व ये बात कही कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। ये इन्होंने कैसे देखा बच्चों? 21 जून के दिन उन्होंने देखा कि कर्क रेखा के निकट सीन, SYENE, जगह का नाम क्या है? सीन। जैसे अपन अजमेर में रह रहे हैं ना, ऐसे इजिप्ट में क्या है? सीन है। और सीन जो है जिस पे आजकल आसवान डैम बहुत ज़्यादा है, आसवान डैम इरिगेशन के लिए मिस्र का सबसे बहुत बड़ा डैम है। तो वो कुएं की मुडेर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने एकदम नज़र करी कि कुएं के अंदर रोज़ तो किसी न किसी जगह पर छाया आती है, पूरे दिन में किसी न किसी जगह पर कुएं के गोल आकार में कहीं न कहीं पर। 21 जून को उन्होंने देखा कि आज कहीं भी कुएं के तल में छाया नहीं है, मतलब पूरा दिन सूर्य का प्रकाश इस कुएं के तल पे है। तो इस आधार पर जब इन्होंने ये नोटिस किया, तो इस प्रकार से बच्चों उन्होंने जो वर्तमान में आपका जो आसवान डैम है वो 24 डिग्री 12 मिनट पर है, और परंतु उन्होंने क्या करा था, जो कोणीय दूरी आई थी ना सीन की और अलेक्जेंड्रिया की सूरज की किरण की दूरी, उन्होंने कहा था 7 डिग्री 12 मिनट से ये अंतकोण बना के बैठा हुआ है। तो 925 किलोमीटर इनके बीच पृथ्वी का चाप था, तो 925 को उन्होंने 360 से गुणा कर दिया। 360 क्या है? पृथ्वी के कोण, और दोनों के मध्य कोणीय दूरी आई थी 7.2, तो 925 इंटू 360 गुणा करके 7.2 का भाग दिया तो 46,250 किलोमीटर्स आया, जो कि क्या बन गई? पृथ्वी की परिधि। तो बच्चों उन्होंने जो उस वक्त की बात कही थी वो लगभग वर्तमान समय में भी कैलकुलेशन के द्वारा लगभग समान आई है। जबकि उस टाइम उनके पास कोई आधुनिक यंत्र या शुद्धता सूर्य के किरणों को नापने वाला कोणीय यंत्र, सेक्सटन वगैरह कुछ नहीं था, तब भी उन्होंने कैलकुलेशंस बहुत अच्छी निकाली।
और भूमध्य रेखीय पृथ्वी का जो व्यास बताया 12,775 किलोमीटर बताया, और ध्रुवीय व्यास बताया 12,714 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा की परिधि बताइए हमारी, इसमें परिधि सरकमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर्स। और हमारी जो भूमध्य रेखा का जो अर्धव्यास बताया वो 6,367 किलोमीटर, वो थोड़ा चेंज है पर काफ़ी अच्छा। भूमध्य रेखा की लंबाई बताई इन्होंने 40,075.7 किलोमीटर्स। देशांतर रेखा की लंबाई बताई 40,008.6 किलोमीटर। तो कहने का मतलब इतना सब कुछ नहीं होने के बाद, एक्यूरेट यंत्र नहीं होने के बाद भी एरिस्टोटेलिस ने कैलकुलेशन उस टाइम के हिसाब से बहुत हद तक शुद्ध की थी। और यानी कि पृथ्वी पर तापीय कटिबंध सबसे पहले किसने दिए थे? एरिस्टोटल ने दिए थे। तापीय कटिबंध मतलब सूर्य की किरणों के पड़ने वाले कोण के आधार पर। तो 0 से 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा उत्तर में बोली और मकर रेखा दक्षिण में बोली, तो ये तो हो गया उष्ण कटिबंध। 23.5 से 66 उत्तर और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। और 66 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी जो ध्रुव है 90 डिग्री साउथ, ये दोनों क्या हो गए? शीत कटिबंध। यानी हमारे पास तापीय कटिबंध कितने हो गए? 3, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो ये सब कहाँ से किसने निकाले? एरिस्टोटल ने बेटा। और पृथ्वी अपनी कीली पर, अपनी ऑर्बिट पर 24 घंटे में एक चक्कर काटती है, उसको हम दिन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पृथ्वी की परिक्रमण रोटेशन गति। और परिभ्रमण रिवॉल्व करती पृथ्वी, यानी जो रोज घूमती है उसको दैनिक गति भी बोलते हैं, परिक्रमण भी बोलते हैं और घूर्णन गति भी बोलते हैं। ठीक है, जो अपने कीली पर घूमती है, दिन रात बनता है। और 23.5 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री के कोण से पृथ्वी झुकी हुई है, इसलिए हमारी धरती पर सूर्य की पड़ने वाली किरणों का कोण बराबर नहीं होता। यानी सौरताप हमारी धरती पर बराबर नहीं होता, विषुवत रेखा पर ज़्यादा होता है। और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर जाते हैं तापमान कम होता चला जाता है, दक्षिण की तरफ जाते हैं तापमान कम होता जाता है। तो दिन रात की अवधि और तापमान की मात्रा दोनों पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण होती है, अपने ऑर्बिट पे झुके हुए होने के कारण होती है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब वार्षिक गति में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसमें 2 बार सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी चमकती हैं, उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। और 23.5 डिग्री पर हमारे सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी चमकती है, तो वो सौर वाला होता है सारा सिस्टम, समर सॉलिस्टिक होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य के दक्षिण 22.5 डिग्री मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरण सीधी चमकती है, जिसको हम विंटर सॉलिस्टिक बोलते हैं। आज जैसे हमारे यहाँ अब ठंड आने वाली है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ये अर्जेंटीना वगैरह जो चिली का दक्षिणी भाग, इन देशों में गर्मी की ऋतु शुरू होने वाली है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने ये हल्का सा आपको समझाने की कोशिश करी है। तो पृथ्वी की शेप जियोइड है, जिसमें विषुवत रेखा और ध्रुवों के अंदर चाप में अंतर है। कुछ किलोमीटर का ध्रुव छोटे हैं, वास्तविक चपटे से हैं, इससे जियोइड बोला है। और इसका आपका वार्षिक गति को घूर्णन गति, दैनिक गति और परिक्रमण गति बोलते हैं। परिभ्रमण और वार्षिक गति हम बोलते हैं पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।